Assalamu alaikum students, welcome to Merit online classes. My name is Sana and we were studying chapter number 24, evolution. Today is our lecture number 6 and in this lecture we will study facts of evolution and exercise of the chapter. ठीक है, we have completed our chapter that is evolution, but the last topic of evolution, that is facts about creation of living organisms, के जो हमें evolution बताती है क्या वो fact है या नहीं है, तो उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर ये बताया गया है आपके बुक में। ठीक है, आप अपनी बुक सबसे पहले ओपन कर लें, ये आपने खुद रीड करना है बुक से। ठीक है, आपको ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस उठाए गए हैं एवोल्यूशन से रिलेटेड कि अगर एवोल्यूशन हुई है, ठीक है, तो उसका क्या एविडेंस, उसके क्या एविडेंसेस हैं, ठीक है, उसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास पेज नंबर 284 पे है फैक्ट्स अबाउट क्रिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कि ये कह रहे हैं कि जब एवोल्यूशन की थ्योरी चार्ल्स डार्विन ने 19th सेंचुरी में प्रपोज की थी तो ये एक अनबिलीवेबल थी। ठीक है, कि हिस्ट्री के बारे में ये एक इरेशनल क्लेम था। ठीक है, अभी 150 ईयर्स गुजरने के बाद भी जो है वो जो पीपल इसको एक्सेप्ट करते हैं वो इसके साइंटिफिक एविडेंस देने से वो नहीं दे पाए साइंटिफिक एविडेंस। ठीक है, सपोर्टिंग थ्योरी इसके बारे में नहीं दे पाए। ठीक है, क्योंकि अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो एवोल्यूशन के जो है वो प्रॉपरली कोई हमें नहीं दिया गया। किसी एवोल्यूशनिस्ट ने जो है वो मिलियन ईयर्स अगो जो है वो बता दिया पूल ऑफ वाटर है। ठीक है, ये एक माइंडलेस एटम्स था। ठीक है, जिसका कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, कोई पावर ऑफ रीजन जो है वो एक दूसरे के इकट्ठे अगेंस्ट आई हैं और आहिस्ता आहिस्ता बाई चांस ऐसा हुआ कि प्रोटीन्स फॉर्म हुई हैं, प्रोटीन से सेल्स बने हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो साइंटिस्ट जो है वो इवन के अभी साइंटिस्ट लेबॉर्ट्री में एक सेल जो है वो डिज़ाइन नहीं कर पाते, एक डुप्लीकेट सेल नहीं बना पाते। तो ये कैसे पॉसिबल है कि बाय चांस जो है ऐसे इवेंट्स हुए हैं, एटम्स जो हैं वो बने हैं, एटम्स से बाय चांस जो है वो प्रोटीन्स और सेल्स की एवोल्यूशन हुई है और फिर उसके बाद जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होने लगे हैं। ठीक है, तो इस यूनिवर्स के बारे में बताया गया है कि यूनिवर्स जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का एक फ्लॉलेस डिज़ाइन है, यूनिक सिस्टम है जो कि ऑर्डर और बैलेंस की तरह बनाया गया है और इसका जो क्रिएटर है वो एक ही है, द वन एंड ओनली अल्लाह अलमाइटी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये बताया गया कि एक सुप्रीम इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया कि ये दुनिया जो बनाई है इसमें एवोल्यूशन का अभी तक जो है साइंटिफिक कोई प्रूफ जो है वो नहीं मिल सका। थेरीज हैं और इन थेरीज के बहुत से क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं इन थेरीज पर कि अगर एवोल्यूशन हुई है तो वो कैसे कैसे हुई है उसके, क्योंकि एक जो है वो सेटिस्फाइंग आंसर्स नहीं है। ठीक है, आप ये अपने बुक से रीड आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एवोल्यूशन के बारे में साइंटिस्ट ने अभी तक जो है वो कोई एविडेंस इस तरह से नहीं दिया जिससे एवोल्यूशन के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आंसर हो सकें। ठीक है, तो कहा यह जाता है कि ये जो एवोल्यूशन के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि प्रोकैरियोट्स और दो प्रोकैरियोट सेल्स कंबाइन हुए हैं, उनमें सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना है, उसके बाद यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए हैं। तो ये भी किसी हद तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब अगर हमने कहा कि प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स की एवोल्यूशन हुई है तो प्रोकैरियोट्स के अंदर तो सर्कुलर डीएनए था। ठीक है, तो यूकैरियोट्स का डीएनए की शेप चेंज है, तो ये शेप कैसे चेंज हुई है? ठीक है, उसके अलावा बाकी जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं जिस तरह गोल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स हैं, तो ये ऑर्गेनेलीज कैसे बनी है? ठीक है, उसके साथ साथ जो प्रोकैरियोटिक सेल था उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं था, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स अगर प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुए हैं तो कैसे ये जो है मेम्ब्रेन जो है बनी है? ठीक है, तो बहुत से जो है वो क्वेश्चन, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस अराइज होते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन इज हाउ प्रोकैरियोटिक सेल्स केम इनटू बीइंग। कि सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि एक प्रोकैरियोटिक सेल था उससे यूकैरियोटिक सेल की एवोल्यूशन हुई है और फर्दर लाइफ पॉसिबल हुई है, तो एक प्रोकैरियोटिक सेल कहां से आया? ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है। फिर उसके बाद कि हाउ इट स्टार्टेड डिवीजन, कि प्रोकैरियोटिक सेल्स ने डिवीजन कैसे स्टार्ट की। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है हाउ प्रोटीन्स द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड ऑफ यूनिट्स कॉल्ड अमाइनो एसिड्स वर फॉर्म्ड। ठीक है, कि जो प्रोटीन्स होती हैं एक मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है, ये प्रोटीन्स कैसे बनी है? ठीक है,
न्यूक्लिक एसिड्स जो है, हाउ न्यूक्लिक एसिड्स विच आर कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स वर फॉर्म्ड। कि पूछा जा रहा है कि न्यूक्लिक एसिड कैसे बना, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, ठीक है, ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के पार्ट थे, तो ये कैसे बने हैं, ठीक है, ये बने हैं तो फर्दर आगे से प्रोकैरियोटिक, तो ये पहले क्वेश्चन तो ये आ गए कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे बनाए, कैसे उसमें डिवीजन हुई है, कैसे प्रोटीन बनी है, कैसे न्यूक्लिक एसिड बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज टू इसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टुगेदर? As for the synthesis of one, the other is required. If, for example, both of the above organic compounds were formed by chance factor, which is practically impossible at different places, then the evolution of a cell and its further division would not have been possible. ठीक है, कहते हैं कि ये दो essential compounds हैं हमारे पास, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, क्या इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है फॉर्मेशन की, ये कैसे बने हैं, ठीक है, किस तरह के चांसेस हैं कि इन दोनों की जो है, एक मतलब अगर प्रोटीन है तो उस प्रोटीन को बनने के लिए न्यूक्लिक एसिड की रिक्वायर है और न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन से बना होता है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए इसेंशियल हैं। अगर हम ये कहते हैं कि ये दोनों कंपाउंड जो है बाय चांस फैक्टर से बने हैं, जो कि ये बाय चांस फैक्टर वाला तो जो थियरी है ये तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस पे ये इसमें कैसे सेल की एवोल्यूशन हुई है और फर्दर डिवीजन जो है वो कैसे पॉसिबल हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑटोट्रॉफिक सियानोबैक्टीरिया डेवलप क्लोरोफिल, कि जो सियानोबैक्टीरिया थे उनमें क्लोरोफिल कैसे डेवलप हुआ है, ठीक है। द क्रोमोसोम ऑफ प्रोकैरियोट्स इज सर्कुलर इन शेप while the chromosomes of eukaryotes are of different shapes and size. How these differences develop, ठीक है, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनमें जो डिफरेंट है शेप का, ये कैसे डेवलप हुआ है, ठीक है। How other membranous structures such as Golgi bodies, endoplasmic reticulum, lysosomes, peroxisomes were evolved. कि प्रोकैरियोटिक सेल में से यूकैरियोटिक सेल बने तो ये सारी ऑर्गेनेलिस कैसे इवॉल्व हुई हैं, ठीक है। If billion of prokaryotes are cultured together for 100 years, what will be the probability of evolution of a eukaryotic cell like the other claimed at the beginning? कि अगर हम ऐसे करें कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स को थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक इकट्ठे कल्चर्स रखें, तो क्या कोई प्रोबेबिलिटी है कि इससे फर्दर यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व हो जाएगा? अभी तक इस तरह का कोई क्लेम, कोई थ्योरी, कोई प्रूफ जो है वो नहीं आ सका, ठीक है। What is the probability of developing a living cell from the material components of cell putting together, ठीक है। The most important question is what is life, how it is it originated, ठीक है। If evolution is a blind process of for example, why is it stopped on human being? If not, what type of organism will evolve from humans and when will it start, ठीक है। कहते हैं कि एवोल्यूशन जो है वो एक ब्लाइंड प्रोसेस है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म पर होता है, तो ये ह्यूमन बीइंग पे आके स्टॉप क्यों हो गया है, ठीक है। अगर नहीं हुआ स्टॉप, ये कंटिन्यू है, तो ह्यूमन से फर्दर कौन सी स्पीशी इवॉल्व होगी और कब होगी, ठीक है। काफ़ी साल तो ह्यूमन के भी गुजर चुके हैं, तो एवोल्यूशन कब होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट द यूनिवर्स, हु क्रिएटेड इट, कि इस दुनिया के बारे में हम क्या कहते हैं कि इस दुनिया को किसने बनाया है। How the high degree of discipline present in the universe can be explained. What kind of forces are responsible for the movement of Earth in its axis and around the sun? कौन से forces हैं जो कि इस Earth को होल्ड जोड़े रखी हुई हैं? The matter as a whole is inorganic. Organic compounds are produced by the green plants which are producers in the ecosystem. Heterotrophic prokaryote use organic compounds for energy source. Where from the heterotrophic cells obtain these organic compounds? The structure of both mitochondria and chloroplast are totally different from heterotrophic prokaryotes and autotrophic cyanobacteria. ठीक है कि हमारे पास जो हेटरोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स और ऑटोट्रॉफिक साइनोबैक्टीरिया, उनसे माइटोकॉन्ड्रिया का और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोकैरियोटिक सेल था। ये थ्योरी जो है इसमें इसके बारे में हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, ठीक है। हाउ न्यूक्लियस केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट कंटेन अ मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो कि एवोल्यूशन की थ्योरीज के अगेंस्ट है। इनका आंसर जो है वो एवोल्यूशनिस्ट नहीं दे पा रहे, ठीक है, कोई क्लेम नहीं कर पा रहे, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं दे पा रहे, ठीक है। तो इस बेस पर
पर कहा जा सकता है कि इस दुनिया को, इस यूनिवर्स को बनाने वाला एक ही है, दैट इज द अलमाइटी अल्लाह। ठीक है, अल्लाह अलमाइटी ने जो है वो इसको एक प्रॉपर वे में बनाया है। एवोल्यूशन को जो है वो यहाँ पर रिजेक्ट किया जाता है, इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट है द रैंडम लॉस ऑफ अलील्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड म्यूटेशन, सिलेक्शन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है ह्यूमन अपेंडिक्स, कॉकेक्स एंड निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन्स ऑफ द आई आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स, एम्ब्रियोनिक ऑर्गन्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ठीक है, नेक्स्ट है द एग्जिस्टिंग स्पीशीज ऑफ द आर द मोडिफाइड डिसेंडेंट्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग वंस अकॉर्डिंग टू theory of special creation, theory of organic evolution, uniformitarianism, theory of catastrophe. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, दैट इज theory of organic evolution. Using the Hardy-Weinberg principle, which expression represents the frequency of homozygous recessive genotype? Option A p square, 2pq, q square and q. ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, q square. Which one of the following would cause the Hardy-Weinberg principle to be inaccurate? The size of the population is very large. Individuals mate with one another at random. Natural selection is present. There is no source of new copies of allele from outside the population. Option D is correct option. That is, there is no source of new copies of allele from the outside of population. ठीक है, नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज ऑर्निथोलॉजी, इक्थियोलॉजी, हर्पेटोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑर्निथोलॉजी. Number 7, similarity in characteristics resulting from common ancestry is known as analogy, homology, evolutionary relationship and phylogeny. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, homology. The parts of the body used extensively to cope with the environment become larger and stronger, while those that are not used deteriorate, was argued by Charles Darwin, Alfred Wallace, Carolus Lamarck. ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, दैट इज Lamarck. नेक्स्ट ऑप्शन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट एनालॉगस फीचर। कहते हैं कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो एनालॉगस फीचर्स हैं। फर्स्ट है एलिफेंट टंग, टक्स एंड ह्यूमन इंसिजर. सेकेंड वन इज इंसेक्ट्स विंग्स एंड बैट विंग्स. थर्ड वन इज मैमल फोर लिम्स एंड बर्ड विंग्स. फोर्थ वन इज रेप्टिलियन हर्ट एंड मेमेलियन हर्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, दैट इज इंसेक्ट्स विंग्स एंड बैट विंग्स. ठीक है, in which of the following situations would evolution be slowest for an interbreeding population? Migration, selection, pressure, variation due to mutation. ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, दैट इज एब्सेंट, लो एंड लो. Last one is which of the following ideas was not part of Charles Darwin's theory of evolution by natural selection? Option B is correct option, that is variation between individual arises by gene mutation. ठीक है, अच्छा, MCQs जो हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस. ठीक है, आपका होम टास्क भी यही है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो मेमोराइज करने हैं और साथ ही साथ आपने राइट अप भी करने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को. फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन स्पेशल क्रिएशन एंड एवोल्यूशन. सबसे पहला हमारे पास आ जाता है स्पेशल क्रिएशन. The belief that every species was individually created by God in the form in which it exists today and is not capable of undergoing any change, it was the generally accepted explanation of the origin of life until the एडवेंट ऑफ डार्विनिज्म. ठीक है, इसको हम स्पेशल क्रिएशन कहते हैं कि ये यकीन किया जाता था कि हर एक चीज़ को अल्लाह ने बनाया है और ये जो आज चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं हो सकता. जनरली हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है, जब तक डार्विन ने अपनी थेरीज नहीं दी थी तब तक थेरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो थी वही थी. ठीक है,
कि theory of special creation में कहा जाता है कि हर एक चीज़ को अल्लाह ने बनाया गया है एक प्रॉपर वे में, कोई भी इस चीज़ के अंदर जो है वो चेंज नहीं आ सकता, इसको स्पेशल क्रिएशन कहा जाता है, ठीक है। Second है evolution, the process by which different kinds of living organisms are thought to have developed and diversified from earlier forms during the history of the earth। कहते हैं कि अर्थ की अगर हम हिस्ट्री को देखें कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिवेलप हुए हैं प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स से, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स के अंदर सडन चेंज आता है, उसको एवोल्यूशन कहते हैं। तो आप इसको प्रॉपर जो है वो डिफरेंसेस की फॉर्म में स्पेशल क्रिएशन और एवोल्यूशन के डिफरेंसेस लिखेंगे, ठीक है। 4 to 5 पॉइंट्स जो हैं वो आपने लिखने हैं। इस एग्जैक्टली ऐसा नहीं लिखना, ये मैंने आपको आइडिया दिया है, अब आपने खुद जो है वो पॉइंट्स बनाने हैं इसी को कॉपी करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई फ्लोरा एंड फाना ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डिफरेंट from the other world, ठीक है। Answer is Australia is a land like no other with about 1 million different native species. More than 80% of the country's flowering plants, mammals, reptiles and frogs are unique to Australia, ठीक है। कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में जो लैंड है वो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती, कि मिलियंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज जो हैं, न्यू स्पीशीज जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट हैं, ठीक है। अच्छा, along with most of its freshwater fish and almost half of its bird, Australia's marine environment is home to 4,000 fish species, 1,700 coral species, and 50 types of marine mammals and a wide range of sea birds. Most marine species found in southern Australian waters occurs nowhere else. The fauna of Australia consists of a huge variety of animals. Some 83% of mammals, 89% of reptiles, 24% of fish and insects, and 93% of amphibians that inhabit the continent are endemic to Australia. This high level of endemism can be attributed to the continent's long geographic isolation, tectonic stability and the effects of an unusual pattern of climate change on the soil and flora over geological time. Australia's geographic isolation has meant that much of its flora and fauna is very different from species in other parts of the world. Flora वाइल्ड प्लांट्स के लिए वर्ड यूज़ होता है एंड फाना वाइल्ड एनिमल्स के लिए। तो ये ऑस्ट्रेलिया के फ्लोरा एंड फाना के बारे में बताया गया कितनी स्पीशीज़ उसमें प्रेजेंट होती हैं, और ये इन स्पीशीज़ की बेस पर बाकी दूसरी दुनिया से जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंडोसिम्बियोसिस व्यू ऑफ यूकैरियोटिक ओरिजिन, ठीक है। आपकी बुक में बेसिकली एंडोसिम्बियोसिस के बारे में डिटेल में लिखा गया है, ठीक है। आप उसको भी लिख सकते हैं। मैंने आपको जब लेक्चर दिया था तो लेक्चर में पॉइंट्स बनाए थे, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजेला, फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आपने उसी तरह हेडिंग्स दे के एंडोसिम्बियोसिस के बारे में लिखना है। उसके साथ आपके पास ये 2 डायग्राम्स जो हैं वो मैंने बताई हैं, ठीक है। इन डायग्राम्स को यहाँ से देके आपने उस क्वेश्चन के साथ जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम एंड नेम कंडीशंस नेसेसरी टू कीप पॉपुलेशन इन इक्विलिब्रियम। हार्डी-वेनबर्ग की सबसे पहले डेफिनेशन दिख ली है। द हार्डी-वेज प्रिंसिपल ऑल्सो नोन एज द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम मॉडल theorem or law states that alleles and genotype frequency in a population will remain constant from generation to generation in the absence of other evolutionary influences, ठीक है। ये सबसे पहले डेफिनेशन लिखी है। उसके बाद नेक्स्ट आपने लिखना है कंडीशंस। इफ हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड देन नो एवोल्यूशन अकर्स। टू अचीव द इक्विलिब्रियम 5 कंडीशंस मस्ट बी मेट। Population must be very large, ठीक है। Population must be isolated from other populations, no mutations, random mating, no natural selection, ठीक है। If the 5 conditions are not met, then evolution occurs. There is a change in allele frequency in the population. Hardy-Weinberg equilibrium is not present, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्पेसिएशन। स्पेसिएशन की डेफिनेशन आपने लिखनी है, ठीक है। आपकी बुक में भी मैंने आपको लेक्चर में भी लिखवाई थी, ठीक है, और आपकी बुक में भी है। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है स्पेसिएशन की? स्पेसिएशन इज द एवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच
रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड बायोलॉजिकल पॉपुलेशंस इवॉल्व टू बिकम डिस्टिंक्ट स्पीशीज़, ठीक है, न्यू स्पीशीज़ बनती है। अब उसके बाद फिर आपने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देनी है। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि 4 जियोग्राफिक मोड्स ऑफ स्पेसिएशन है नेचर में, एलोपैट्रिक है, पेरीपैट्रिक है, पैरापैट्रिक है, सिम्पैट्रिक है, ठीक है। तो इनकी आगे फॉर एग्जांपल दी गई है, ठीक है, तो आपने भी ये एग्जांपल लिखनी है, ठीक है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को अरेंज करके डेफिनेशन, टाइप्स एंड एग्जाम्पल से जो है वो आपने स्पेसिफिकेशन का आंसर जो है वो करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एवोल्यूशन वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। मंडे को इंशाल्लाह इस पूरे चैप्टर से मैं आपका जो है वो टेस्ट लूँगी, ई असेसमेंट होगी, उसमें मैक्सिमम एमसीक्यूज भी होंगे और उसके साथ साथ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपने आंसर शीट पर लिखकर जो है वो स्कूल में सबमिट करवाने हैं, ठीक है। आज का जो आपका होम टास्क है, फुल चैप्टर्स में से आपने एमसीक्यूज बनाने हैं, उसके साथ साथ ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये भी आपने जो है वो लिखने हैं। एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों लिखने हैं, क्योंकि मंडे को आपका इस पूरे चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।